Hello veterans, viewers and well-wishers, गुड मॉर्निंग। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को खुल चुका है, लेकिन इनका प्रॉपर फंक्शनिंग 11 जुलाई यानी कल से शुरू होगा। कन्फर्म किया था कि 1 हफ्ते का समय खुलने के बाद उन कामों के लिए लेते हैं जैसे सूचीबद्ध करना या किसी केस की कॉल लिस्ट निकालना वगैरह के लिए, और 1 हफ्ते में उसको संपूर्ण करने के बाद उसके बाद अपना ये फंक्शन शुरू करते हैं। हम आशा करते हैं कल कोई अपडेट हमें जो केस हमारे वहाँ लगे हुए हैं उनके बारे में आएगा। आज मैं इस वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूँ कि अब भी डेली YouTube पर विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स और फिगर्स के साथ OROP-2 की चर्चाएं हो रही हैं। अब चाहे वो असैनिक ट्यूबर हों या सैनिक ट्यूबर्स हों, उनका अधिकार है, वो इस बात को कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज टॉपिक रखा, इसका जो सीरियस रखा है वो सीरियस है OROP एंड OROP-2 की एक गहन समीक्षा। यदि हम OROP के बारे में देखा जाए तो 2 मिनट में ये बताना चाहूँगा मैं, जब हम आज़ाद हुए थे उस समय तो OROP का कोई मैटर था ही नहीं। तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो इस OROP से बिल्कुल अछूते थे, और उसके बाद जो एक डेमोक्रेट टाइप के प्रधानमंत्री आए थे उनके साथ हादसा हो गया रूस में। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, वो बहुत ही सक्षम और योग्य और कुशल प्रशासक भी थी और प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन वो ऑटोक्रेटिक भी थी। उनकी बात नहीं मानने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना। 1971 का युद्ध जीतने के बाद भी 1973 में हमारी पेंशन को 75% से 50% कर देना, और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो देश में इमरजेंसी लगा देना, और उसी समय ये OROP का सिद्धांत हमारे सैनिकों के मन में आया था और वहीं से ये चला हुआ था। फिर आगे चलते रहे, राजीव गांधी जी आए, उनकी अपनी निजी समस्याएं थी, पार्टी की समस्याएं थी, नहीं कुछ हो पाया। जनता दल आया, उनकी भी निजी समस्याएं थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। आगे चलते चले गए, और नहीं, क्योंकि जो सरकारें बनी वो कई दलों के समूह से बनी हुई थी, और मेन जो हमें आशा थी वो थी श्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जो 10 साल का कार्यकाल था। वह भी नहीं हो पाया क्योंकि उनके साथ भी कुछ मजबूरियां थी। वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो दर समर्थन दे रहे थे उनको, वो सुपर प्रधानमंत्री थे, उनकी नहीं चलने देते, उनकी भी नहीं चली। इसी बीच में OROP का तो वो नहीं आया, लेकिन 2006 में 6वां वेतन आयोग जो आया, और उस आयोग के अध्यक्ष ने जो बड़ी चतुराई और चालाकी से पेंशनर्स के हित में एक फैसला दिया था, और उसको भारत सरकार ने मान लिया था। शायद मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और वो जानते थे कि इस OROP का बहुत बड़ा खर्चा है, भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा खर्चा पड़ेगा, तो वो भी धीरे धीरे करते रहे। लेकिन एक गलती बहुत बड़ी वो कर गए, और जो मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% था, उस पेंशन को 2006 से पूर्व आए हुए जो कर्मचारी थे उनके लिए लागू करवाए गए, चाहे वे सिविल के हों और चाहे वो सैनिक हों। सैंक्शन देते वक्त उस समय की जो कैबिनेट थी, शायद उसे गलती हो गई या कुछ खास वर्ग के फायदे के लिए उन्होंने उसको मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद उनको पता चला कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा सैनिकों को हो रहा है, जो सैनिक हैं जो रिटायर होकर के आए 2006 से, और फिर इन्होंने इसको घुमा दिया, और ऐसा घुमाया कि हमें 2016 में जा करके पूरा वो मिला।
अब 2006 में जो मिनिमम फिटमेंट टेबल दिए गए थे, उन मिनिमम फिटमेंट टेबल्स ने अपना खेल शुरू कर दिया है, और ऐसा खेल शुरू कर दिया है कि चाहे कोई भी सरकार आए, ये खेल उनको झेलना पड़ेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या खेल हो गया है। और इसी चीज़ को लेकर के हल्का सा मैंने एक वर्णन किया था, इसी चीज़ को लेकर के यानी मिनिमम फिटमेंट टेबल को लेकर के ही अब मैं बताऊंगा कि वास्तव में हुआ क्या है। तो सबसे पहले जब OROP-2 आई थी तो देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कमेटी गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। उसी बीच में RTI के माध्यम से ब्रिगेडियर सबूर साहब ने DSW से फिगर ली थी उन्होंने कि 2018 की जो मैक्सिमम और मिनिमम जो फिटमेंट टेबल बनेगी उसकी फिगर्स क्या हैं, वो उन्होंने फिगर दी थी। सारा झगड़ा उन फिगर्स पे होता है। जब DSW ने फिगर्स को दिया और हमने जब उसको पढ़ा तो देखा कि बड़ी ही लापरवाही से बनाई हुई फिगर्स हैं, और उन्हीं फिगर्स को लेकर हमारे ही सैनिकों ने, जो भूतपूर्व सैनिक थे, बंगाल से लेकर के चेन्नई तक और चेन्नई से लेकर के चंडीगढ़ तक YouTube पर आकर के लोग अपना गीत गाने लगे, संगीत गाने लगे और कहने लगे हमें कोई फायदा नहीं है। और फिगर इस प्रकार की थी कि इसमें OROP बेनिफिशियल है, OROP बेनिफिशियल नहीं है, और उसी गीत को आज भी ये गा रहे हैं। उस लेटर में जो मिनिमम फिटमेंट टेबल जो बताए थे, जो फिगर्स जो बताए थे, उसके बारे में हमने जब पढ़ा तो देखा ये बिल्कुल झूठी फिगर है। तो हमने बहुत ही स्कैथिंग लेटर 10-15 पेज का एक लेटर लिखा उन फिगरों के साथ, और 542 में वर्णित मिनिमम फिटमेंट टेबल के साथ हमने अपनी टेबल बनाई और उनको कहा टेबल्स ये होंगी जो आपने निकाली है, ये नहीं है। तो उससे DSW तो शांत हो गया, लेकिन हमारे खुद के व्यक्ति शांत नहीं हुए और आज भी उसी काम को करते रहते हैं। उसके बाद डेली आप YouTube पर देखते रहते हो नए नए प्रकार के परिधान पहनाकर, कलरफुल कपड़े पहनाकर OROP को डेली सोशल मीडिया के बाजार में हमारे ही सैनिक नीलाम करते रहते हैं, जब उनको पता है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उनको करना है ये काम, और डेली अब भी कर रहे हैं। फिर 2000 करोड़ रुपए के भुगतान का मामला आया। फिर देखा उनके टॉपिक में टाइटल में OROP-2 लगा हुआ है और नीचे वो OROP-1 की बातें कर रहे हैं। फिर देखा OROP-2 का टाइटल लगा हुआ है और इस पर्स की बातें कर रहे हैं। अचम्मा तो जब हो गया कि OROP-2 सोशल YouTube पर लिखा हुआ है, और जो खोलने में पता चला वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अग्निवीर के बारे में, और कुछ ने तो 2000 करोड़ का एरियर बांट दिया। लेकिन हमने देखा कि दो चीजें कुछ ऐसी भी थी इसमें जिन्हें प्रभावित किया। एक तो था किसी यूट्यूबर ने दिया और कुछ विश्वास भी हुआ 8.5% की वृद्धि जो हमारी वर्तमान पेंशन है उसको आप वृद्धि होगी और उसी से आप एरियर निकाल लो। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और दूसरा था कि 2.67 से OROP में वृद्धि होगी। सैनिकों ने मान भी लिया था, लेकिन जब इसका क्लैरिफिकेशन आया तो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने बताया कि 2.67 ऑफिसर्स के लिए है और 2.57 भूतपूर्व जो पर्सनल ग्रुप ऑफिसर रैंक है उनके लिए है। हम सारी बात को समझ गए। अब या तो ये कहना चाहते थे कि पहले ऑफिसर्स का जो 7 CPC का फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.67 किया जाए और उसके बाद OROP लागू किया जाए, या जो फिटमेंट टेबल ने खेल खेला है उसका खर्चा इतना आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है भारत सरकार मन बना रही हो कि हम OROP-2 दें नहीं है और इनको पता चल गया है कि चलो भागती भूत की लंगोटी ही भली तो कुछ तो मिल जाए, इसलिए इसको लेकर के आए। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं है, आया कुछ भी नहीं है।
लेकिन एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट 8.5% कोई यूट्यूबर्स थे, नाम मैं नहीं जानता, वो सरदार जी हैं, और उन्होंने जो कैलकुलेशन बताया था वो कैलकुलेशन हमारी उस टेबल से बैठता था जो 15 पेज की हमने कम से कम DSW को दे रखी है, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी मेहनत करके उस टेबल को बनाया था। लेकिन फिर भी हम क्यों माने हम सही हैं, बनाया था। लेकिन कल जब मैं बैठा हुआ था मैं सोचा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार 8.5% के फॉर्मूले को कहीं से लीक हुआ और हमारे लिए तक पहुंचा रही है, और ये प्रसारित किया जा रहा है कि पब्लिकली हो जाए और इसी पे हमारा दिमाग बैठ जाए और यहाँ हमें ये OROP से ये दे पाएँ। ये भी फॉर्मूला अच्छा है, कोई गलत बात नहीं है। तो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद मैं एक दूसरा वीडियो आपको अपलोड करूँगा, क्योंकि जो 6वें वेतन आयोग में जो मिनिमम फिटमेंट टेबल बनी हुई है, जो 542 सर्कुलर में देख रखी है, आप देख सकते हो, उसका जो पहला ही जो आर्मी का दिया हुआ है और सिपाही एक्स ग्रुप का जो मिनिमम फिटमेंट टेबल दे रखा है, उसके मिनिमम फिटमेंट टेबल से उसकी एक्स पे और MSP को निकाल करके बेसिक पे और ग्रेड पे को जोड़ करके हमने 2006 से लेकर के 2016 यानी 10 साल तक का देकर 3% के हिसाब से कहाँ पहुँचेगा, और 2016 के बाद उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके 3 साल के और 3% से कहाँ पहुँचेगा, इस प्रकार निकाला। और बाद में हमने उसको जो वर्तमान MSP है और एक्स पे जोड़ दिया और निकाल कर देखा तो बड़ा अचंभा हुआ कि जो वृद्धि हो रही है वो 24 और 25% हो रही है हमारी वर्तमान पेंशन पर। और यदि ये 24-25% वृद्धि होती है, उस हिसाब से यदि OROP निकाली जाती है तो ये तो बहुत बड़ा खर्चा होगा। खर्चा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद निकाल सकते हो कितना खर्चा होगा। इस टेबल को मैं बाद में दूंगा और एक की दूंगा तो आप दूसरे की भी समझ जाओगे। लेकिन यहाँ ये बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, 2006 से लेकर के 2018 तक यानी 6वें वेतन आयोग से और 7वें वेतन आयोग में हमारी पेंशन काउंट होगी केवल 13 साल। 2006 से लेकर के 2016 तक 10 साल, और उसके बाद यह 2016 31/12/2015 खत्म हो जाएगा। और उसके बाकी वो जनवरी शुरू होता है तो 16, 17, 18 यानी 18 जनवरी में जो उधर इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 3 साल उसके, यानी 10 और 3 13, यानी 13 साल का तो हमारा कोई आदमी है नहीं, 15 साल में पेंशन मिलती है। यदि आपको 14 साल की पेंशन निकालनी होगी तो 2005 में जाना पड़ेगा, 2000 और 15 की निकालनी होगी तो 2004 में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जाइए और उसमें आप उस समय 70 रुपये का इंक्रीमेंट था, उसको जोड़ करके और आप उसको इधर आ जाइए 2006 में और उसी प्रकार से कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पेंशन कितनी होगी। वो बताऊंगा जब आपको, यहाँ इससे नहीं पता चल पाएगा, मैंने कंप्यूटर पर फीड कर रखा है और उसको कंप्यूटर पर रख करके मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि 8.5%, 9%, 10% ये यहाँ कहीं ये बैठता है वर्तमान फिगर का। और अभी भी ये मिनिमम फिटमेंट टेबल का जो खेल है वो अब शुरू हो चुका है और इस पर भारत सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और शायद ही उस खर्चे की वजह से भारत सरकार टूट गई है। ये किसी न किसी प्रकार चाहते हैं कि MACP2 जो सिपाही है उसकी पेंशन नॉन MACP को नहीं दी जाए, और जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है या इसको अटका रखा है, ये सब एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है सारा का सारा काम। क्योंकि 3 साल तक जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है उसको ये लागू नहीं करें और उसके बाद कोर्ट चले जाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि सख्त तो होगा ही। और जब आप मेरे कैलकुलेशन को देखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा, जब आप उसको समझोगे और कैसे आप 10 साल का जो 3% से बेसिक पे निकालोगे, कैसे 3 साल का निकालोगे, उसमें कैसे आप MSP जोड़ोगे, कैसे एक्स पे जोड़ोगे, सबको आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन में कितनी वृद्धि हो रही है। तो मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं चाहता मैं यह करना, ये 15 मिनट का हो गया है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद लगभग मैं उस पर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा
कि किस प्रकार आपको अपने लेवल पे कैलकुलेशन करना है, आपको पता चलेगा असलियत क्या है।